हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 2.0 में। दोस्तों दोस्तों आज होने वाला है जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर, जिसके बारे में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और कुछ बेसिक टर्मोलॉजी देखेंगे जेनेटिक्स की, जो अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती है। 2 नंबर के क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं और कंपटीशन के हिसाब से भी पूछ लिए जाते हैं। और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसकी जो न्यूक्लियस होता है कितनी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, इसका क्या काम होता है, इसके सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो का पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम लगे तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म सेल का कौन सा भाग होता है? तो द पोर्शन ऑफ सेल, सेल का वह भाग अदर देन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को छोड़कर जो भाग होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या होता है? न्यूक्लियस को छोड़कर जो भाग होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। हाइलोप्लाज्म क्या होता है? हाइलोप्लाज्म द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल, तो जो सेल में साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ जो भाग होता है उसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोप्लाज्म को लिक्विड भी कहते हैं। किस नाम से? लिक्विड, लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, हाइलोप्लाज्म को क्या लिक्विड भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको हटा दिया तो जो बचा हुआ पार्ट जो होता है उसे होलोप्लाज्म कहते हैं। क्या? हाइलोप्लाज्म कहते हैं। आगे बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म वह होता है इंक्लूड साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर जो पार्ट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल का वह पार्ट जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग पार्ट भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को सेल का कहते हैं लिविंग पार्ट भी कहते हैं। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अगर पूछा जाएगा सेल का लिविंग पार्ट कौन सा होता है, सेल का लिविंग पार्ट कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। सेल का लिविंग पार्ट कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर पूछ लिया सेल का नॉन लिविंग पार्ट कौन सा होता है, नॉन लिविंग पार्ट जो होता है वो होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। जो सेल का लिविंग पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है और जो नॉन लिविंग पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। आगे बात करते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, आगे बात करते हैं न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो जो न्यूक्लियस था तो उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे पहले जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1833 में। अगर और सेल को किया था, सेल को किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। जो सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और न्यूक्लियस को किसने किया? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, थोड़ी गलती होगी। तो जो सेल को किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। और जो न्यूक्लियस को किया था 1833 में। तो डिफरेंट है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने का। रॉबर्ट, उसमें रॉबर्ट हुक है, इसमें रॉबर्ट ब्राउन है। आगे बात करेंगे न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम एंड जीन। जो न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एवं जीन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम और जीन पाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड, इसलिए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, इसलिए इसे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम और जीन दोनों पाए जाते हैं, दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। और डायरेक्टर सेल भी कहते हैं, यह डायरेक्टर सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसे मैनेजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहता है? मैनेजर मैनेजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसे। तो इसे क्या कहा जाता है? सेल का कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है, डायरेक्टर सेल कहा जाता है, मैनेजर ऑफ द सेल भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और जीन और क्रोमोजोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोजोम जीन को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, डायरेक्टर सेल कहते हैं और मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो 3 मेन पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट। जो न्यूक्लियस होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। न्यूक्लियस के 3 मेन पार्ट होते हैं इनवेलप होते हैं। पहला क्या होता है? इनवेलप होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है। इनवेलप होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है। इनवेलप देखते हैं, पहले हम चित्र के साथ समझते हैं। ये देखिए, जो न्यूक्लियर इनवेलप पाया जाता है वो आउटर और आउटर इनर और इन वो सॉरी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लियर जो इन्वॉल्व होता है इस, और क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे न्यूक्लियर इन्वॉल्व को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि किससे मिलकर बनी होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और और जो अंदर जो एक पार्ट होता है अलग से,
इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो अलग से ये पार्ट दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों से मिलकर बनी होती है, ये होगी आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन, जो दोनों से मिलकर बनी होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है या न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहलाती है। ठीक है। और जो धागा जिसकी जो संरचना देख रही है, जो धागा जिसकी संरचना दिख रही है, इसे क्या कहते हैं, क्रोमोटिन कहते हैं। इसे क्रोमोटिन कहते हैं। जो ये जकड़ी हुई आपस में धागा जैसी संरचना है, ये धागा की संरचना है, इसे क्या क्रोमोटिन कहते हैं। तो जो ये अलग से केंद्र होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों से मिलकर बनी होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखते हैं थ्योरी समझते हैं इसकी। जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस तीन पार्ट पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस, क्रोमोटिन और इन्वेलॉफ कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो इन्वेलॉफ होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं या कार्योथीका भी कहते हैं, कार्योथीका। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कार्योथीका के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने कहा आउटर बाउंड्री, ये डबल बाउंड्री, डबल लेयर की बनी होती है। आउटर बाउंड्री आता है न्यूक्लियस एंड अपीयरेंस एज ए डबल मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे डबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकुलर स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये जो स्पेस होता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ये जो स्पेस है इसे कहते हैं पेरिकुलर स्पेस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो स्पेस होता है, जो बीच में जो स्पेस होता है, सेमी स्पेस, जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है इसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है। और जो इनके बीच में ओपनिंग होती है, और जो बीच में ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग के वो जो खुले छिद्र खुले हुए होते हैं, तो इन्हें ओपनिंग ओपनिंग या अपेंटस भी कहते हैं, अपर्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्टस भी कहते हैं, APERTAS, अपर्टस भी कहते हैं या ओपनिंग भी कहते हैं। या फिर इन्हें न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं, जो ये पाए जाते हैं। ओपनिंग भी कहते हैं, अपर्टस भी कहते हैं या न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। और जो ये धागे की संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, क्रोमोटिन कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोटिन कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और जो ये ओपनिंग जैसी छिद्र खुले होते हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियस पोर कहते हैं या ओपनिंग कहते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं। इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। ये देखो मैंने कहा द बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। A nuclear envelope has many small appendages। जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो बना होता है वो मेनी स्मॉल अपेंडेज से मिलकर बना हुआ था, जिसे न्यूक्लियस पोर कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूक्लियोस पाया जाता है, और ये ऐसे बना होता है, वो बन नहीं रहा क्लियर, मैंने अभी आपको चित्र पीछे दिखाया था, ऐसे करके न्यूक्लियस बना होता है। तो इसके बीच में जो ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती हैं, अपेंडेज टाइप की छिद्र, तो इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है। जो इनका क्या काम होता है, ये दीज पोर्स प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कराते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कोई चीज़ जानी है तो उसी इन्हीं के माध्यम से जाएगी। ठीक है। तो इन्हीं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कोई आती जाती कोई चीज़ है, कोई भी अगर प्रवेश करेगी तो इन्हीं के माध्यम से करेगी। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मध्य में ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं पोर्स। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। उसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पेटेंस टाइप से जाती है, उन्हें न्यूक्लियस पोर कहते हैं। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसे डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस बना होता है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अभी आगे हम फिर देखेंगे चित्र की सहायता से, आगे बात करते हैं। अब जाने कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड सिंथेटिक ऑफ आरएनए आल्सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो राइबोसोम बनाता है एंड आरएनए बनाता है। अगर पूछे जो न्यूक्लियस को तो कौन सा आरएनए बनाता है, तो आरएनए बनाता है। कौन सा आरएनए बनाता है, आरएनए। जो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। ठीक है, जो आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम करता है। ठीक है, तो अगर पूछ रहे थे न्यूक्लियोलस का क्या कार्य होता है, तो जो न्यूक्लियोलस का रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो राइबोसोम बनाने में होता है, राइबोसोम सिंथेटिक करने में, और आरएनए, आरएनए कौन सा, आरएनए। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं इसे। तो ठीक है कि न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो समझ गए होंगे आप कि न्यूक्लियस आरएनए बनाता है, राइबोसोम बनाता है, इसे राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें क्रोमोटीन। क्रोमोटीन क्या होता है, तो क्रोमोटीन को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोटीन होता है, क्रोमोटीन को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, मतलब क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट कहते हैं क्रोमोटीन। तो ये क्या करता है, ये क्रोमोटीन को, ये क्रोमोसोम को बनाता है। ये पार्टिकल क्लम्प्ड होते हैं, पार्टिकल क्लम्प मतलब उलझे हुए होते हैं, काफी ऐसे उलझे हुए होते हैं, जैसे अभी चित्र में देखो काफी से उलझे हुए होते हैं, तो इसे पार्टिकल क्लम्प कहते हैं, ट्रेंगल होते हैं, ट्रेंगल होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। जैसे कि जो ये होते हैं, जो धागा की संरचना होती है, तो ये धागे से होता है, ये क्रोमोटिन होते हैं। अब जब ये मिलकर, इनका काम क्या होता है, ये क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोटिन का क्या काम, इसे बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। ये मिलकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ये पार्टिकल क्लम्प एवं ट्रेंगल के जैसे होते हैं। आगे बात करें, ये देखिए, जो ये उलझे उलझे हुए हैं, जो ये उलझे हुए हैं, जकड़े हुए आपस में, तो इन्हें क्या कहते हैं, ये पार्टली क्लम्प के रूप में जाने जाते हैं, पार्टी क्लम्प कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हमने न्यूक्लियोपोर भी देख लिया, क्रोमोटिन भी देख लिया, न्यूक्लियोलस भी देख लिया, और न्यूक्लियर एम्बॉर्फ या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देख लिया, और हमने न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं देखा अभी। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म वह होता है जो क्रोमोटिन और जो न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह होती है, ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये जगह न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, तो ये जगह जो खाली जगह होती है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाती है। तो मैंने न्यूक्लियोपोर भी देख लिया, क्रोमोटिन भी देख लिया, न्यूक्लियोलस भी देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म भी देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देख ली। तो ये सभी पार्ट देख लीजिए, और अच्छे से जब आप रिवाइज करेंगे तो अच्छे से सब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। दोस्तों ये, तो जो इसका काम होता है कि पौधों में जो सेल होती है उसमें क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम करता है। तो ये ओनली इसमें प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ना तो ये बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, ना ही बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ना ही एनिमल में पाए जाएंगे। ठीक, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये क्या, ये प्लांट में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, ना एनिमल में पाए जाएंगे, ना बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, सिर्फ प्लांट में ही, ओनली प्लांट में ही पाए जाएंगे। जो प्लांट सेल होती है उसी में पाए जाते हैं, ना एनिमल ना बैक्टीरिया किसी में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो, ये 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन, स्टार्च और फैट को स्टोरेज करना। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, तो ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोरेज करते हैं। तो ये भी 3 तरीका होते हैं। ये भी क्यों, इसका ये अकेले का नहीं कर पाता, तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, आइमोप्लास्ट, आइमोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो एमायोप्लास्ट क्या करता है, एमायोप्लास्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर, लाइक स्टार्च। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करता है। एमोप्लास्ट लाइक स्टार्च इन पोटैटो, जो पोटैटो में स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पोटैटो में स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ये एमोप्लास्ट उसे स्टोर करने का काम करता है। आगे बात करेंगे एलिलोप्लास्ट। तो एलिलोप्लास्ट क्या करता है, ये प्रोटीन स्टोर करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। एंड इलायोप्लास्ट क्या करता है, इलायोप्लास्ट करता है ऑयल या फैट। जो इलायोप्लास्ट होता है वो ऑयल एंड फैट स्टोर करता है। तो हमने क्या देखा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, जो स्टोरेज करता है स्टार्च, प्रोटीन, फैट। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एमायोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, जो कि लाइक स्टार्च, पोटैटो में जो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और एलियोप्लास्ट क्या करता है, एलियोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर फैट एंड ऑयल्स को स्टोर करता है। आगे हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, हैव ए कलर वट अदर देन ग्रीन। ये कलर, इसमें कलरलेस तो नहीं होता, ये किसमें कलर पाया जाता है, लेकिन ग्रीन कलर को छोड़कर।
इसमें ग्रीन कलर को छोड़कर और कलर पाया जाता है, जैसे कि फ्लूको फ्लुक्सेंथियम और फाइकोसाइनिन और फ्लेक्सोएंथियम, ये 2 कलर पाए जाते हैं, लेकिन ग्रीन कलर नहीं पाया जाता। आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट आज ग्रीन इज रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ग्रीन कलर पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस। जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रोमा मैट्रिक्स एंड ग्रेना, जो कि ये क्रिया किसमें देखते हैं हम? स्ट्रोमा एवं ग्रेना दोनों में देखते हैं। शेप्ड स्ट्रक्चर, ये डिस शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या ग्रीन कलर के होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की। ये क्रिया हम कहाँ देखते हैं? स्टोमा ग्रेमा दोनों में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो इसमें पाया जाता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल पाया जाता है। एंड आर साइट्स आर फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है इन ग्रीन प्लांट, और जो जिसके कारण ग्रीन प्लांट दिखते हैं, जिसके प्लांट किसी प्लांट के कारण कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है, हरा दिखता है। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट तो में ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, और इसी के कारण हमें प्लांट हरा दिखता है, ग्रीन दिखता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा स्ट्रोमा एंड ग्रेना में ये क्रिया हमें देखने को मिलती है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्रिया होती है, और इसी कारण प्लांट ग्रीन दिखते हैं, हरे दिखते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे समझाया होगा। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने साइटोप्लाज्म देखा, साइटोप्लाज्म वह भाग होता है सेल का जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया। न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और हमने क्या देखा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म वो हाइलोप्लाज्म, ठीक है, हाइलोप्लाज्म क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिजल जो हटा दिया जाए तो जो भी पार्ट बचता है उसी को हाइलोप्लाज्म कहते हैं, या लिक्विड भी कहते हैं। इसे लिक्विड भी कहते हैं, हाइलोप्लाज्म को लिक्विड भी कहते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनिजल हटा दिया जाए तो उसको बचा हुआ पार्ट शेष भाग होता है, उसी को हाइलोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोप्लाज्म में क्या देखा था? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं सेल वो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर दोनों जिसमें पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जिसमें दोनों पाए जाते हैं, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को हम और क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं लिविंग सेल, लिविंग लिविंग सेल ऑफ द पार्ट। मतलब सेल का लिविंग पार्ट हम किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। सेल का लिविंग पार्ट भी हम प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं। ठीक है। सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। और हमने क्या देखा? जो प्रोटोप्लाज्म जो किसने इसका टर्म दिया था? ये जो प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था वो किसने दिया था? परकिन जी ने दिया था। किसने दिया था? परकिन जी ने परकिन जी ने दिया था। ठीक है, परकिन जी ने दिया था ये टर्म, जो प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था किसने दिया था? परकिन जी ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम पूछे तो परकिन जी थे। और हमने क्या देखा न्यूक्लियस के बारे में? जो न्यूक्लियस सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो फर्स्ट फर्स्ट डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया? 1833 में किया था। ठीक है। जो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में किया था। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? जीन पाया जाते हैं। क्रोमोसोम और जीन इसमें पाए जाते हैं। इसे हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं, या डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है। या मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है। मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम और जीन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये 3 पार्ट के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोटीन, ठीक है, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और क्रोमोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बीच जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरिकुलियर स्पेस कहते हैं। पेरिकुलियर स्पेस कहते हैं। ठीक है। पेरिकुलियर स्पेस कहते हैं। और जो ओपन होते हैं, अलग से छिद्र दिखते हैं, जो ओपन होते हैं छिद्र दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है। जो क्रोमोटीन होती है, क्रोमोटीन क्या काम होता है? ये क्रोमोटीन बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, जो क्रोमोसोम का निर्माण करती है। ये कैसी होती है? ये पार्टिकल क्लम्प्ड होती है, क्यों? ये आपस में जकड़ी होती है। जो धागे नुमा रचना होती है वो आपस में जकड़ी हुई से जो क्रोमोटिन होती है वो कैसे पाई जाती है? पार्टिकल क्लम्प के रूप में पाई जाती है। किसमें? न्यूक्लियस में पाई जाती है। ठीक है। जो कि क्रोमोसोम का निर्माण करती है। आगे हमने क्या देखा था? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियस का काम करता है राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम बनाता था, और आरएनए। जो न्यूक्लियोलस क्या करता था? राइबोसोम
राइबोसोम। और आरएनए, आरएनए कौन सा बनाता था? आरएनए। कौन सा? आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और हमने क्या देखा? प्लास्टिड्स के बारे में देखा, प्लास्टिड्स के बारे में देखा। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियूरोप्लास्ट, एली एलियूरोप्लास्ट, ठीक है, और इलाइयोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करता है। और एरियोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। और एलाइयोप्लास्ट क्या करता है? ये करता है ऑयल या फैट को स्टोर करता है, ठीक है। बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये इसमें कलर पाया जाता है, लेकिन ग्रीन को छोड़ पाया जाता है, ये कलरलेस नहीं होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट था वो कलरलेस था, ये सिर्फ स्टोरेज करता है स्टार्च, प्रोटीन, फैट को। ल्यूकोप्लास्ट करता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का काम करता है स्टोरेज करना, किसका? स्टार्च, प्रोटीन, फैट को। उसमें भी 3 पाए जाते थे, एमायोप्लास्ट, एरिरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कलरलेस होता था। और आगे हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? ये कलर होता है इसमें, कलरलेस, ये कलरलेस नहीं होता, बट इसमें ग्रीन कलर नहीं होता। इसमें कौन सा कलर पाया जाता है? ये इसमें कलर पाया प्लूथेनियम और फाइकोनिन, प्रोथेनियम और फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, इसमें 2 कलर पाए जाते थे क्रोमोप्लास्ट। और बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट का इसमें ग्रीन कलर पाया जाता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट पाया जाता है क्रोमोफिल, ये क्रोमोफिल ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। ये क्रिया हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये क्रिया हमें देखने को मिलती है ग्रेना में, ग्रेना और स्टोमा में, ठीक है। इसके कारण प्लांट हमें हरे दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको एक बार मैं रिकैप भी करा दिया। इसी तरह दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। और तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों का शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं।